इतनी छोटी सी कंट्री जिसके सारे दुश्मन जो है वो आसपास उसे घेर के बैठे हैं, ये इतनी बड़ी सुपर पावर बनी कैसे? दूसरी आर्मी तो दूर की बात है, उनके जो जानी दुश्मन है वो लोग भी प्रेस करते हैं इजरायली आर्मी को, मानते हैं उनका लोहा। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक लूडो और स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इजरायली आर्मी के बारे में। कैसे है ये आर्मी इतनी पावरफुल, कैसे बनी ये आर्मी इतनी पावरफुल? वेल, आपके दिमाग में क्या आता है जब आप इजराइल का नाम सुनते हैं? अब यूजुअली इजराइल के नाम से लोग बोलते हैं कि भैया ये एक इकलौती कंट्री है जिसके अंदर ज्यूइश लोग रहते हैं, सिर्फ ज्यूइश लोग ही रहते हैं और इनकी एक वॉर चलती रहती है पैलेस्टीनियंस के साथ। लेकिन एक और बड़ी बात भी आती है इजराइल के नाम से जुड़ी हुई, और वो है उसकी पावरफुल और हाईटेक मिलिट्री जो दुनिया में जानी जाती है अपनी पावर के लिए। आज की डेट में इजरायली मिलिट्री के पावर की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े सुपर पावर्स भी जलते हैं इजरायली मिलिट्री से, और यहां मैं यूएस और रशिया तक की बात कर रहा हूं। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं एक ऐसी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूं जो इतनी छोटी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रोविंस के भी, एक छोटे से एरिया के भी बराबर होगी। इतनी छोटी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो 1 करोड़ भी नहीं उस कंट्री की पॉपुलेशन, लेकिन उसकी मिलिट्री इतनी पावरफुल। और ये मैं तब बता रहा हूं जब ये ज्यूइश कंट्री के आसपास सारे ऑलमोस्ट इनके एनिमीज ही हैं जो नहीं चाहते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस भी रहे। तो बड़ा ही जेन्युइन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है कि भैया इतनी छोटी सी कंट्री जिसके सारे दुश्मन जो है वो आसपास उसे घेर के बैठे हैं, ये इतनी बड़ी सुपर पावर बनी कैसे? अब सबसे पहले बात करनी पड़ेगी इजराइल के स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की। इनफैक्ट एज अ नेशन, एज अ कंट्री, उन्होंने बड़ा नर्चर किया है इन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को अपने सारे सिटीजन्स में। और इसी चीज को अचीव करने के लिए पूरी कंट्री में एक रूल फॉलो किया जाता है, और ये रूल है मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस कंपल्सरी होना हर इजरायली सिटीजन के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज इजराइल में पैदा हुए होते तो आपने एक मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग करी होती, पक्के से करी होती। आप कितने भी अमीर घर में वहां पैदा हुए होते तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, आपको मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस तो करनी पड़ती मिनिमम 2 साल के लिए। अब इजराइल इकलौती कंट्री नहीं है जिसने ऐसा रूल बनाया कि भाई हर सिटीजन के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग होना जरूरी है। ऐसे रूल बनाने वाले कंट्रीज में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ग्रीस, ईरान, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, ऐसी और भी कंट्रीज है। लेकिन ऐसी इकलौती यही कंट्री है जो इसको एक्चुअली में ग्राउंड पे फॉलो करती है। बाकी सारी कंट्रीज कई सारी नेम सेक के नाम पर हाँ भी रूल बने हुए हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर ये रूल प्रॉपरली फॉलो किया जाता है हर सिटीजन के थ्रू। इसका मतलब अगर कल जरूरत पड़ जाए पूरी की पूरी इजरायली कंट्री उठ के खड़ी हो सकती है कि मिलिट्री के फॉर्म में। अब ये चीज बहुत छोटी उम्र से वहां शुरू हो जाती है। एक पैट्रियोटिक फीलिंग और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करवाया जाता है हर नागरिक के अंदर, हर बच्चे के अंदर। तो आप सोच के देखिए, बचपन से ही ऐसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स डालना, और उसके बाद बाई चांस आप इजरायली आर्मी को ही ज्वाइन कर लिया अगर आपने, तो सोच के देखिए कि पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ है, आपने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। अब उसके बाद आप चले जाते हैं मेन इजरायली आर्मी में, तो आपका कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ किस लेवल पर होगा बस आप समझ सकते हैं। वही लेवल पीक पर हिट कर जाता है और तभी इजरायली आर्मी का कोई मैच नहीं है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट मोस्ट डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात बोलते हैं कि भैया जो गट्स है ना और जो डिसिप्लिन है इजरायली सोल्जर्स में, वो इतने डेंजरस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देने का उसी का बड़ा कारण रहा है कि उनके जो गट्स हैं वो गट्स नहीं पाए जाते हैं दूसरी आर्मीज में। दूसरी आर्मी तो दूर की बात है, उनके जो जानी दुश्मन है वो लोग भी प्रेस करते हैं इजरायली आर्मी को, मानते हैं उनका लोहा, और ये मानते हैं कि भैया इनसे पंगा लेना है तो 2 बार सोचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इजराइल ने इंप्लीमेंट किया ही क्यों अपने देश के अंदर? और ये सारे के सारे जानी दुश्मन क्यों बैठे हुए हैं इसके आसपास? चक्कर क्या है, मामला क्या है? तो इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, वक्त को समझना पड़ेगा, क्या हुआ है ज्यूइश कम्युनिटी के साथ उसको समझना पड़ेगा। वेल, बात ये स्टार्ट होती है उस समय से जब नाजी जर्मनी डोमिनेट कर रहे थे, जर्मनी पर राज कर रहे थे। एडोल्फ हिटलर उस टाइम पर डिक्टेटर हुआ करते थे और उन्होंने 6 मिलियन 60 लाख ज्यूस को मरवा दिया था नाजी पीरियड के अंदर। इतना बुरा हाल था उस टाइम पर, ज्यूस का ढूंढ ढूंढ के उनको मारा जाता था एडोल्फ हिटलर के थ्रू। और ऐसी सिचुएशन जो उन्होंने फेस करी ना, उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और हिटलर का भी खात्मा हुआ, तब उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड रखी थी ज्यूइश कंट्री के लिए, एक अपनी कंट्री के लिए। भैया हमें अपनी कंट्री चाहिए जहां पर हम राज कर पाए, हमें किसी और देश में नहीं रहना। और इस डिमांड को ऑनर करा गया था। 1948 में इजराइल फॉर्म हुई थी और वो जेरूसलम रीजन के आसपास फॉर्म हुई थी, क्योंकि
जेरूसलम, मिलियंस ऑफ ज्यूज उसको अपना एक होली लैंड मानते थे। इसी वजह से उस लैंड को ज्यूज के लिए दिया गया था और वहां इजराइल फॉर्म हुई थी। अब यहां पर एक दिक्कत भी थी। प्रॉब्लम ये थी कि जेरूसलम एक ऐसी जगह भी थी जिसको अरब कंट्रीज भी एक अपनी होली कंट्री मानते थे। वो मानते थे कि भैया ये तो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के लिए जगह है। अब प्रॉब्लम ये है कि पैलेस्टीनियन मुस्लिम की जगह पकड़ा के आपने दे दी अगर ज्यूज को, तो ये तो नाइंसाफी है और ये वहां की अरब कंट्रीज को गवारा नहीं था। इस वजह से वो हमेशा से चिढ़े रहे हैं और वो अपना दुश्मन मानते हैं इजराइल को। इनफैक्ट अरब वर्ल्ड की अगर बात करें तो वो तो भैया अपना जानी दुश्मन मानते हैं इजराइल को, और वो ये भी कहते हैं कि इस देश को तो होना ही नहीं चाहिए था, ये कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए शायद सूनर और लेटर हम इस देश को तबाह कर देंगे। ऐसा सोचना और मानना है उन 22 मुस्लिम कंट्रीज का जो कि अरब वर्ल्ड में है। एक्चुअल में सच्चाई यही है। काफी खराब बात है लेकिन सच्चाई तो यही है। अब सोच के देखिए, अगर इतनी सारी कंट्रीज ना चाहे कि भैया ये कंट्री एग्जिस्ट करे पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में, छोटा सा लैंड पैच जो कि इजराइल अभी इस टाइम पर ऑक्यूपाई करता है, ऐसी ऑड्स के अगेंस्ट अगर उन्हें जीना है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो रखने पड़ेंगे, वरना कैसे गुजारा होगा। अब यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यही मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मान लो आप, कि भैया अगर आपके हाथ में हथियार नहीं होगा तो आप कॉम्बैट नहीं कर पाओगे, और जब आपके आसपास लोग सारे छुरा लेके बैठे हुए हैं तो आपको उनसे बड़ा छुरा रखना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी, वरना आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट इजराइल ने हिस्ट्री में 20 वॉर्स लड़ी हैं और सारी की सारी वॉर्स जीती हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा इजराइल इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके पास हारना ऑप्शन ही नहीं है, हारना ऑप्शन के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी वॉर को हार गए तो आप समझ लीजिए कि उनका तो फिनिश होना ही तय हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इतने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखे हुए कि भैया हमारे लिए हारना एक ऑप्शन है ही नहीं। अब बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तो बन गई, लेकिन ये मिलिट्री पावर हाउस कैसे बनी। अब बात करते हैं डिफेंस वेपन्स और आर्म्स के बारे में, जो कि इजराइल के मच फेमस हो चुके हैं और इनफैक्ट इतने फेमस हो चुके हैं कि अब तो बड़ी बड़ी कंट्रीज भी उनके आर्म्स को इंपोर्ट करती हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन तो बनता है कि ऐसी कंट्री जिसके पास छोटा सा लैंड मास, लोग ज्यादा रहते नहीं, ऐसे सिनेरियो में जहां पर आसपास सारे के सारे भेड़िए की तरह उसके जान के पीछे पड़े हैं कि हाँ भैया इस कंट्री को होना नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी डिफेंस पावर वो बन कैसे गई, ऐसी डिफेंस इंडस्ट्री उन्होंने एस्टैब्लिश कर कैसे ली, और वो भी तब जब 1970 तक वो एक्चुअली में वेपन्स इंपोर्ट किया करते थे बाहर से, उनके अपने इतने डिफेंस सिस्टम थे ही नहीं। ऐसा रियलाइजेशन उनको तब हुआ जब उन्होंने 1970 की वॉर लड़ी, जब 3 अरब कंट्रीज मिलके इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इन्होंने मिलके अटैक कर दिया था इजराइल को, और सोचा तो ये था कि भैया इसको फिनिश करके ही लौटेंगे, लेकिन हुआ कुछ और। एक्चुअली इजराइल ने पलट दिया पासा और उन्होंने इन तीनों कंट्रीज को पेड़ डाला और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में अपना लैंड भी और कैप्चर कर लिया, अपना लैंड मास इंक्रीज कर लिया। बात ये है कि 6 दिन जो लड़ी थी ना वॉर इजराइल ने, ये ह्यूमिलिएटिंग डिफीट उन्होंने दे तो दी अरब कंट्रीज को, लेकिन इसने एक बात समझ ली थी कि भाई अब यहां पर हमारा पल्ला तो भारी था, लेकिन अगर ये पलड़ा हमेशा भारी रखना है तो अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा और पावरफुल बने रहना भी पड़ेगा, और ये चीज वो दूसरों पे डिपेंडेंट होकर नहीं कर सकते। तो वही वाली बात है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उनके लिए सुपर पावर बने रहना अरब वर्ल्ड के अंदर एक मजबूरी थी, और इस मजबूरी की रियलाइजेशन ने ही उन्होंने अपने आप को पुश किया कि भैया अपने डिफेंस सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने R&D पे दबा के पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि हमें ऐसे रिजल्ट्स मिले जो कि पूरी दुनिया में किसी कंट्री को आज तक ना मिले हो। 1979 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, टैल्पियट प्रोजेक्ट, जिसका एक मकसद था, बड़ा क्लियर मकसद था कि भैया इजरायली आर्मी और R&D को दबा के बूस्ट देना है, ऐसा बना देना है जो दुनिया में ऐसी आर्मी ना हो। और इसके लिए उन्होंने इस प्लान में रखा कि भैया हमें शार्पेस्ट ब्रेन्स चाहिए, जो शार्पेस्ट और सबसे ब्रिलियंट एकेडमिशियंस हैं, हमें इजराइल के यूनिवर्सिटी से उठाओ और उनको लेकर आओ, ट्रेन करो उन्हें साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, और उसके बाद इस 10 साल की रिगरस ट्रेनिंग ने ये रिजल्ट निकाल के लाया कि आप सोच के देखिए कि टॉप लेवल के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, जब वो दिमाग उन्होंने इकट्ठे लगाया और एक सिंपल गोल के साथ कि भैया सबसे बढ़िया वेपन्स होने चाहिए पूरी दुनिया के, ऐसा R&D डिपार्टमेंट जब सेटअप किया,
आईडीएफ ने यानी कि इजरायली आर्मी ने अपने देश के डिफेंस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो फिर क्या ही चीजें नहीं बनी। मिसाइल्स हो गई, एंटी मिसाइल्स हो गई, टैंक्स हो गए, ड्रोन डिफेंस सिस्टम हो गए, और ऐसे ऐसे वेपन जो आपने और हमने कभी सोचे भी ना हो, ऐसे ऐसे वेपन बनाए गए। इनफैक्ट मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा इजराइल गवर्नमेंट को, उन्होंने आरएनडी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कि उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रखी है कि भैया अपने जीडीपी का 30% उन्हें अपने आरएनडी में देना है, और उसका फल उन्हें मिला भी। अब बात करते हैं इजरायली वेपन्स के बारे में। कौन से हैं ऐसे खास वेपन्स जो कि काफी पॉपुलर हैं इजराइल में भी और इजरायली ऑपरेशंस में, उनकी सक्सेस के पीछे से कौन से वेपन्स रहे। वेल, अब बात करूंगा मैं यहां पर कुछ चुनिंदा वेपन्स की। ऑब्वियसली अगर मैं पूरी वीडियो बनाने लग गया वेपन्स के ऊपर तो फिर तो पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाएगी, तो मैं बात करूंगा यहां पे कुछ चुनिंदा वेपन्स की। एक इजरायली फेमस गन जो काफी फेमस है, उसका नाम है IWI नेगेव। वेल, ये आज के मॉडर्न जमाने की AK-47 मानी जाती है। ये एक लाइट वेट और गैस ऑपरेटेड मशीन गन है जो इजरायली फोर्सेस के थ्रू यूज हुई है मिलिट्री ऑपरेशंस में 1980 से लेके अब तक, और आज भी इसका यूज किया जाता है। दूसरी कंट्रीज इसको इंपोर्ट करती हैं, मोटे पैसे देके इंपोर्ट करती हैं, लेकिन करती हैं क्यों? क्योंकि रिस्कीएस्ट या डेडलीस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इस पर्टिकुलर मशीन गन का बहुत जबरदस्त यूज केस पाया गया है। स्पीड की बात करते हैं, 600 राउंड 1 मिनट के अंदर, वो भी सेमी ऑटोमेटिक मोड में। ऑटोमेटिक मोड के अंदर यानी कि फुली ऑटोमेटिक में तो 750 राउंड, वो भी 1 मिनट के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हो 1 सेकंड में कितनी गोलियां ठोकती है ये मशीन गन। मतलब प्रॉपर मशीन गन है, ऐसी कोई हल्की नहीं है। अब बात करते हैं टैंक्स की। वेल, एक टैंक जो काफी स्टैंड आउट करता है उसका नाम है मरकावा टैंक। वेल, ये कंसिडर किया जाता है एक वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री टैंक्स जो कि पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री ने बनाए होंगे। इस टैंक में स्मूथ बोर गन फिट हुई पड़ी है, 10 राउंड इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड रिवॉल्विंग मैगजीन के साथ गोली ठोकने को रेडी है अपने अगेंस्ट, किसी भी मिसाइल के अगेंस्ट या फिर किसी भी और एनिमी के अगेंस्ट। अब बड़ी इंटरेस्टिंग वेपन के बारे में बताऊंगा, कॉर्नर शॉट। इजराइल की आईडीएफ ने ऐसा वेपन बनाया है जो कि अब एनिमी को शूट कर सकता है जो कि किसी कॉर्नर में छिपा है। सोच के देखो, आप मूवीज में देखते हो बंदा आता है ठोक देता है, लेकिन यहाँ पर वो आता ही नहीं है, वो किसी को छिपे हुए बंदे को भी ठोक सकता है। अब ये चीज बड़ी अमेजिंग है। इसका मतलब ये कि कोई कॉर्नर में छिपा पड़ा है उसको तब भी इस गन से ठोका जा सकता है। अपने आप को एक्सपोज किए बिना, आप अपने सामने एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसके बिना ही ठोक देंगे। इनफैक्ट इजराइल के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर ये गन तो एक हॉट फेवरेट है लिटरली। अब बात करते हैं मेटाडोर की। ये एक्सट्रीमली लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर है जो इजरायली आर्मी ने डेवलप किया था कोलैबोरेशन करके जर्मनी और सिंगापुर के साथ। वेल, ये सिर्फ लाइट वेट और पावरफुल रॉकेट लॉन्चर नहीं है, ये इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है एनिमी के कितने भी हाइडिंग्स हो या फिर कोई हवा में चलता हुआ प्लेन ही हो। इसकी डिमांड इतनी तगड़ी है कि इजराइल के पीछे पड़ी रहती है दूसरी कंट्रीज की, भाई इसका इंपोर्ट करना है हमें, यही चीज हमें चाहिए। आप सोच सकते हो कितनी जबरदस्त पावर होगी इस चीज में। तो वेपन्स पे कोई और डेडिकेटेड वीडियो शायद बाद में बनाए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमने फाइनल पॉइंट की, अब बात करते हैं मोसाड की, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की। यूजुअली जब लोग एजेंसीज की बात करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करते हैं, तो भाई CIA का नाम आता है जो अमेरिका की है, या फिर KGB का नाम आता है जो कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ऑब्वियसली रॉ का भी नाम आता है क्योंकि वो इंडिया की, अपने भारत की एजेंसी है। लेकिन बात करें अगर ऐसे ऑपरेशंस को करने की जिनको दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी शायद इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर दे, तो भैया नाम आता है मोसाड का। इनफैक्ट 2018 का मोसाड का डेयरिंग ऑपरेशन है, इतना बड़ा फेमस हुआ कि बस क्या ही कहे। वेल, मोसाड के स्पाइज ने लिटरली हेवीली गार्डेड मिलिट्री कंपाउंड ईरान के अंदर टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स जो पड़े हुए थे उनको नाक के नीचे से लेके गए इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के। वहां जाने कैसे किया, लेकिन लिटरली 2 साल तक प्लानिंग चली। 20 टॉप मोसाड ऑफिशियल्स ने इसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने हाई लेवल सीक्रेटिव एंड डेयरिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। ऑब्वियसली इस पे ज्यादा डिटेल्स अगर बाहर आ गई तो फिर फायदा ही क्या मोसाड की प्लानिंग का। एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तो खास बात की जाती है 1976 के युगांडा ऑपरेशन की। युगांडा में जो ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था PLO के अगेंस्ट। PLO यानी कि पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। अब इन्होंने कर लिया था हाईजैक इजरायली प्लेन को जो कि जा रहा था फ्रांस
फ्रांस और ले गए उसे युगांडा। अब युगांडा में ले जाके उसमें जो 258 पैसेंजर्स थे उनमें से बाकी सबको तो छोड़ दिया। कहते यार तुम 255 लोग चले जाओ जो इजरायली नहीं हो, लेकिन 53 जो इजरायली ज्यूज उस फ्लाइट में थे उनको कैप्चर करके रख लिया और बोला कि भैया इजरायली गवर्नमेंट को हम ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानोगे, यानी कि हमारे टेररिस्ट्स को नहीं छोड़ोगे जो तुमने कैप्चर कर रखे हैं, तो भैया हम इनको खत्म कर देंगे, इन 53 इजरायली ज्यूज को हम खत्म कर देंगे। आप इमेजिन कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो मोसाड के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने एक्शन में, हरकत में फटाफट से आए और ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली कि हाईजैकर्स कहां हैं, क्या क्या वेपन्स इनके पास पड़े हुए, एग्जैक्ट लोकेशन कहां है इनकी। युगांडा एयरपोर्ट में काम किया उन्होंने इजरायली आर्मी के साथ, ये इंफॉर्मेशन सारी पास करी और आर्मी ने ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसकी मिसाल दी जाती है आज की डेट में दुनिया के अंदर। उन्होंने सारे पीएलओ हाईजैकर्स को खत्म कर दिया और ये तब किया उन्होंने जब अपने एक भी इजरायली आदमी को उन्होंने लूज नहीं किया, ऑलमोस्ट किसी को खरोच तक नहीं आया। आप इमेजिन कर सकते हो इतना खतरनाक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना। तो अगर आप इसको सम अप करें तो मिलिट्री अचीवमेंट्स इतनी छोटी सी कंट्री की कमाल की है। बिलीव नहीं होता कि ऐसी कंट्री एग्जिस्ट कर रही है, पिछले दसियों साल से एग्जिस्ट कर रही है और शायद आने वाले कई दसियों साल तक एग्जिस्ट करती रहेगी, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स तो शायद ही कहीं और पाए जाते हैं। हाँ, कई लोगों का ये कहना है कि भैया इजराइल इतना ऊपर इसलिए बढ़ पाया है क्योंकि उनको ऊपर वाले का हाथ, ऊपर वाले का मतलब यहां पर यूएस की बात कर रहा हूं कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस जो है सपोर्ट करते हैं इजराइल को, इसी वजह से इजराइल ऊपर उठ गया है। वेल, ये एक बेवकूफी वाली बात है। यस, यूएस का सपोर्ट जरूर है इजराइल को। आज की सिचुएशन में हालत ये है कि यूएस खुद अरब कंट्रीज को आर्म्स सप्लाई करता है और दूसरी तरफ यूएस खुद इजराइल से आर्म्स इंपोर्ट करता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर इजराइल को यूएस का सपोर्ट होता, इसी वजह से इजराइल ऊपर आई होती, तो इजराइल खुद एक्सपोर्टर नहीं बना होता आर्म्स का। यूएस खुद लाइन में लगा हुआ इजराइल से, भैया हमें आर्म्स दे दो, अपने जो तुमने टेक्नोलॉजी बनाई है हमें चाहिए वो। और दूसरी तरफ उसके जो एनिमीज हैं, जो जानी दुश्मन है इजराइल के, जैसे कि कतर या सऊदी अरेबिया, जितनी भी अरब कंट्रीज है, वो अरब कंट्रीज खुद सप्लाई लेती हैं यूएस से। तो अगर यूएस इतना ही सपोर्ट करता तो भैया इजराइल के जानी दुश्मन कंट्रीज को आर्म्स को एक्सपोर्ट करता। इस बात में कोई सेंस नहीं है कि इजराइल इस वजह से ही सिर्फ ऊपर आया। जैसे मैंने रीजंस एक्सप्लेन किए, इन्हीं रीजंस की वजह से आज इजराइल एक सुपर पावर बन चुका है। इतनी छोटी सी कंट्री एक सुपर पावर बन चुकी है पूरी दुनिया में। वेल, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो स्मैश कर देना लाइक बटन को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसी और ऑसम वीडियोस देखने के लिए। मैं प्रशांत मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।